हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी का चैप्टर एयर मासेस। वैसे तो एयर मासेस हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बाकी के टॉपिक्स रह गए हैं, तो इस वीडियो में हम फ्रंट्स एंड उसके क्लासिफिकेशन वगैरह जो भी है उसको हम कंप्लीट करेंगे। इस बुक का नहीं, इस चैप्टर का जो पहले हम पार्ट्स कवर कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। एंड वैसे तो मुझे कंप्लीट नहीं कराना था, मतलब काफ़ी टाइम लगता है पढ़ाने में, इसलिए मैंने सोचा चलो छोड़ते हैं अब। लेकिन किसी बच्चे ने इतनी बार बोल दिया इस बुक को आगे बढ़ाने के लिए कि मुझे लगा कि अब थोड़ा थोड़ा ही करके लेकिन कंप्लीट करा देना चाहिए, तो ऐसे करके मैं अब कंप्लीट करा ही दूंगी इस बुक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड जिसने भी कहा था भाई 3-4 बारी, एक ही बच्चे ने बोला है, पता नहीं कौन है, तो जिसने भी बोला है देख लो तुम्हारे लिए ये तो स्टार्ट हम करेंगे फ्रंट ऑफ एयर मासेस टॉपिक से। ये होता क्या एग्जैक्टली तो एयर फ्रंट और फ्रंटियर इज दैट undulating and spatial slow plane where two air masses with different physical characteristics come face to face। ये एक स्लोप प्लेन होता है, लहरदार टाइप का होता है। एंड यहाँ पे दो तरह की हवाएं मिलती हैं। दो तरह की हवाएं कहने का क्या मतलब है कि दो हवाएं, चलो इधर से मान लो चल रही है, इधर से चल रही है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि कम फेस टू फेस, आमने सामने आती हैं। तो ये दो तरफ से हवाएं चल के आ रही हैं, तो दोनों में डिफरेंसेस होंगे इनकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि एक हवा ठंडी होगी, दूसरी हवा क्या होगी, गर्म होगी, तो इस तरह के डिफरेंसेस होंगे। एंड ये जहाँ पे आकर के मिलेंगे उसको हम कहेंगे एयर फ्रंट। ठीक है। तो ब्लेयर्स के वर्ड में क्या कहना है, ब्लेयर्स का क्या कहना है कि द सर्फेस और लाइन बाई विच देयर मासेस आर सेपरेटेड इज कॉल्ड फ्रंट। इनका कहना है कि वो लाइन या फिर वो सरफेस जहाँ से दोनों एयर मासेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि दोनों एकदम मिक्स हो गए, कहीं ना कोई कोई तो लाइन होगा जहाँ पे ये सेपरेट हो रहे होंगे। ठीक है। तो उसको इन्होंने क्या कहा कि उसको हम फ्रंट कहेंगे। ठीक है। लेकिन ट्रिवार्थन ने कहा कि नहीं, फ्रंट क्या हमारा फ्रंट लाइन नहीं है, बट देयर आर एरियाज ऑफ सफिशियंट विड्थ 5 to 75 किलोमीटर फ्रॉम विच एयर masses of different nature come face to face and converge। इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि जो फ्रंट है वो कोई लाइन नहीं है, बल्कि एक एरिया है, वो 5 to 75 किलोमीटर का एरिया है, जहाँ पे जो एयर मासेस होते हैं अलग अलग कलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले, अलग अलग प्रवृत्ति के जो हमारे एयर होते हैं वो फेस टू फेस आते हैं एंड कन्वर्ज होते हैं। तो भी आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो। उनका कहना है कि बस एक लाइन है, और रिवार्था का क्या कहना है कि एक जोन है, बोल सकते हो आप, एक एरिया है। ठीक है। तो ये हो गया इन दोनों का कहना। In this way, the meaning of air front is the sloping boundary or frontier with the help of which two opposite winds meet। ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि एयर फ्रंट हमारा क्या होता है, एक स्लोप होता है, एक स्लोपिंग बाउंड्री होता है, एक स्लोपिंग फ्रंटियर होता है, जिसके सहारे दो अपोजिट विंड्स क्या होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, कन्वर्ज होते हैं। यहाँ तक सबका क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। The air front is neither vertical nor horizontal to the ground, rather it is inclined at some angle। हमने पीछे क्या देखा कि ये स्लोप होता है, तो स्लोप होता है तो कहने का मतलब ये हुआ कि ना तो ये वर्टिकल होगा ना ही हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है। ये जो लाइन की बात कर रहे थे ना ब्लेयर, और जिस जोन की बात कर रहे थे ट्रिवार्डा, वो कभी हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ये स्लोपिंग होगा, ये इंक्लाइंड होगा। ठीक है। किसी एक एंगल के सहारे ये इंक्लाइंड होगा। तो give rise to the special weather conditions which are called cyclones और anticyclones। ओके, तो anticyclones एंड cyclones हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर का ये पार्ट है। तो ये जो हमारा फ्रंट है ना, वो एक स्पेशल वेदर कंडीशन को राइज करता है। ठीक है। तो जिसको हम साइक्लोन्स या फिर एंटीसाइक्लोन्स कहते हैं। तो अब जो वेदर कंडीशन ये क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, जिसको हम साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे अब ये भी कहा जाता है कि फ्रंट्स आर ऑल्सो नोन एज साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स। फ्रंट्स को हम साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन भी कह सकते हैं, क्योंकि फ्रंट क्या करता है, उसी वेदर कंडीशन को क्रिएट करता है। ओके। आगे हमारे पास है the process associated with creation of a new front is called frontogenesis। The process of destruction or dying or dissolution of the front is called frontolysis। ओके। तो ये चीज़ याद रखना है कि जो प्रोसेस है
अगर वो न्यू फ्रंट से जुड़ा हुआ है, मतलब कि कोई न्यू फ्रंट बन रहा है, दो हवाएं आकर मिल रही है, यहाँ पे न्यू फ्रंट क्रिएट हो रहा है, तो अगर क्रिएशन का काम हो रहा है, ठीक है, बन रहा है, तो उसको हम फ्रंटोजेनेसिस कहेंगे। एंड अगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे ये जोन बन गया, यहाँ पे ये एरिया बन गया, स्लोप बन गया फ्रंट का, तो अगर वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, वो जोन वहां से, वो लाइन वहां से खत्म हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम फ्रंटोलाइसिस कहेंगे। इतना क्लियर हो गया सबका? अब हम आगे बढ़ते हैं। नेसेसरी कंडीशंस फॉर फ्रंटोजेनेसिस, मतलब ये फ्रंटोजेनेसिस किसको हम कहते हैं, क्रिएशन ऑफ न्यू फ्रंट। ओके, तो यहाँ पे क्रिएशन ऑफ न्यू फ्रंट के लिए कौन कौन से नेसेसरी कंडीशंस चाहिए हम वो देखेंगे। To the presence of two opposing air masses having contrasting properties of air temperature, air pressure, density and humid is important. तो दो opposing air masses के पास जो properties होनी चाहिए, जैसे कि air temperature हो गया, air pressure हो गया, density होना और ये ह्यूमिडिटी, ये सब क्या होगा, ये डिफरेंट होगा दोनों का एक दूसरे से, ठीक है, तो ये प्रेजेंट होना चाहिए दोनों का डिफरेंट। ओके, two opposite air masses must have contrasting temperatures, that are one air mass should be called dry and heavier while other should be hot, humid and light. क्या यहाँ पे बताया, एयर टेम्परेचर, ठीक है, तो कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एयर टेम्परेचर का कहने का क्या मतलब है कि जो एक एयर मासेस है वो हमारा ड्राई एंड हेवियर होना चाहिए, ठीक है, शुष्क होना चाहिए और भारी होना चाहिए, और दूसरा जो है हमारा वो क्या होना चाहिए, वो हॉट ह्यूमिड होना चाहिए और लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझ में क्या आ रहा है कि एक हवा के, अगर सिर्फ इससे भी समझो, ठंडा से भी समझो, ठंडा नहीं, यहाँ पे भारी से समझो, तो एक हवा हमारी क्या है, भारी है, और दूसरी क्या है, दूसरी हल्की है। तो हल्की हवा कौन हो सकती है, जो वार्म एयर होता है हमारे वो होगी, और जो हेवियर हवा होगी वो कौन होगी, कोल्ड एयर होगी, ठीक है। तो इन सच कंडीशन कोल्ड एंड डेंसर एयर मास बीइंग हेवियर, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे कि कोल्ड एयर क्या होगा, वो हेवियर होगा, इन्वेट्स द एरिया ऑफ वार्म एंड लाइट एयर मास। ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लाइट एयर मासेस हैं हमारे, जिसको हम वार्म एयर कहेंगे, उसको क्या करेगा, जो हमारी ठंडी हवाएं हैं वो उसको इन्वेट करेगी, उसके जगह को मतलब क्या करेगी, ऑक्युपाई करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, मान लो यहाँ पे वार्म एयर है, ठीक है, ये वार्म एयर है, इधर से आई ठंडी हवा चल के, तो ठंडी हवा क्या करेगी, वार्म एयर को पुशअप करेगी और इसको उधर भेज देगी और यहाँ पे अपना जगह बना लेगी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया, हमेशा ठंडी हवा ही वार्म एयर को दूसरी तरफ उसको धकेल देगी या फिर वहां से उसको हटा देगी, उसका स्पेस खाली कर देगी, वहां पे खुद रहेगी, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। द टू मासेस मस्ट मूव इन अ फेस टू फेस डायरेक्शन और कन्वर्ज। दो एयर मासेस क्या होते हैं, फेस टू फेस मूव करते हैं, कन्वर्ज होते हैं, ठीक है। व्हेन एयर मासेस When air masses diverge, they move in opposite directions and frontogenesis does not form. अगर ऐसा सिचुएशन आता है जब दोनों एयर मासेस क्या करेंगी, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट जाने लगेगी, तो वहां पे क्या होगा, डाइवर्जेंस क्रिएट होगा, वहां पे एयर मासेस हमारी डाइवर्ज हो रही है, तो फ्रंटोजेनेसिस फॉर्म नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोलते हैं, हमारा कंडीशन नहीं बन रहा है कि हमारा फ्रंट क्रिएट हो। यहाँ तक क्लियर हो गया सबका? अब हम आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रंट, टाइप्स हमारे बेसिस हैं, कौन चीज़ पे बेस्ड हैं, तो कन्वर्जेंस के बेसिस पे बनेंगे, ठीक है, कि किस तरह का कन्वर्जेंस हो रहा है, किस तरह से मीटअप हो रहा है। रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ एयर मासेस एंड स्टेजेस ऑफ फ्रंट फॉर्मेशन, 4 टाइप्स आर आइडेंटिफाइड, ठीक है। तो नॉर्मली भी अगर देखो, अब किसी चीज़ के बेसिस पे हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर डायरेक्टली भी टाइप्स ऑफ फ्रंट आपसे पूछता है तो 4 टाइप्स ऑफ फ्रंट आप लिख सकते हो, स्टेशनरी, वार्म, कोल्ड एंड ऑक्लूडेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसको हम डिटेल में थोड़ा देखते हैं कि क्या होता है ये। सबसे पहले तो स्टेशनरी देखेंगे। स्टेशनरी मतलब क्या है, वो स्थिर है, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इन दिस टाइप टू एयर मासेस हैविंग कॉन्ट्रास्टिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज रेस्ट अगेंस्ट ईच अदर विदाउट शोइंग एनी मेजर मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो अलग अलग जो हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, अलग अलग प्रवृत्ति वाले हमारे एयर मासेस देखने को मिलेंगे, लेकिन क्या होता है, ये दोनों मतलब एक दूसरे के खिलाफ ऐसे मूव तो करते हैं, एक दूसरे के फेस टू फेस मूव करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बिना कोई मूवमेंट किए, बिना कोई मेजर मूवमेंट किए, ठीक है, माइनर तो चलेगा, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको कोई मेजर मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, आराम से ये स्थिर रहते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेशनरी फॉर्म कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, स्टेशनरी फ्रंट यहाँ पे, जहाँ पे दोनों एग्जैक्टली मीटअप हो रहे हैं।
Okay, weather generally remains stable, but sometimes it might rain. ये वेदर जो है यहाँ पे स्टेशनरी फ्रंट पे क्या होता है, हमेशा ही स्टेबल होता है, स्थिर होता है, लेकिन कभी कभी रेन भी होता है, बारिश भी होती है. एटमॉस्फेरिक कंडीशन आर स्टेबल विद इन द फ्रंट, हाउएवर एटमॉस्फेरिक कैन सडनली चेंज अक्रॉस द स्टेशनरी फ्रंट ऑल्सो. अभी यहाँ पे तो बताया जा रहा है क्योंकि ये स्टेशनरी फ्रंट है तो स्टेबल रहेगा यहाँ का वेदर कंडीशन, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो वेदर कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, वो सडनली चेंज हो जाता है स्टेशनरी फ्रंट के पास भी. Cyclones migrating along stationary frontogenesis can dump heavy amounts of precipitation resulting in significant flooding along the front. यहाँ से जो साइक्लोन हमारे हैं इसके along जो पास करेंगे, ठीक है, माइग्रेट करेंगे, वो क्या करेंगे, वो हेवी अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन करेंगे एंड उससे क्या होगा, उससे जो फ्लड है वो भी आ सकता है फ्रंट के आसपास. ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबका. हम आगे बढ़ते हैं. आगे हमारे पास है वार्म फ्रंट. इसमें क्या होता है, तो इन दिस फ्रंट वार्म एंड लाइट एयर मासेस आर मोर एग्रेसिव. यहाँ पे जो वार्म एंड जो हमारे लाइट एयर होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं. डिट क्विकली लीव्स द सरफेस एंड रैपिडली एक्सटेंड्स टू द कूलर एयर मासेस. The inclination of warm front is at acute angle. In this, cooler air gets pressed backwards. ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि जो वार्म फ्रंट है ना, तो इस फ्रंट में जो वार्म एयर होते हैं हमारे, वो काफ़ी एग्रेसिव होते हैं और ये काफ़ी तीव्र होते हैं. तो ये तीव्र, एक तो ये हल्के हैं पहले से ही, और ये अगर तीव्र हो जाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से अपनी जगह को छोड़कर जाने लगेंगे. ठीक है, तो यहाँ क्या करता है, अपनी जगह को छोड़ता है एकदम रैपिडली, तेजी से, और कूलर एयर के ऊपर ऐसे मूव करने लगता है. ठीक है, तो ऐसे मूव अगर कर रहा है तो कूलर एयर है ये मान लो, तो इसके ऊपर जा रहा है, और ऐसा थोड़ी है कि एकदम ऊपर ऊपर पार हो गया, इसको धक्का भी तो दे रहा होगा, तो ये धक्का भी देता है कूलर एयर को. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके ऊपर जा रहा है तो इंक्लाइनेशन अपने आप ही फॉर्म हो जाता है, एक एक्यूट एंगल टाइप का बोल सकते हो आप. ठीक है, एंड कूलर एयर को क्या करता है, ये बैकवर्ड प्रेस करता है. ये क्लियर हो गया हमारा. अब हम आगे बढ़ेंगे. अभी हमारे पास है कोल्ड फ्रंट. तो दिस इज फॉर्म्ड व्हेन कोल्ड एयर masses take initiates the movement and hits the warm air and makes it rise. Here condensation takes place rapidly. It is a sloping frontal surface along which cold air becomes active and aggressive and in the warm air territory. ठीक है, ये एंड नहीं होगा यहाँ पे, इन द वार्म एयर टेरिटरी. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कोल्ड एयर मासेस हैं उसकी वजह से एक तो कोल्ड फ्रंट हमारा बनता है, और कोल्ड एयर मासेस करते क्या है, तो ये पुश करते हैं किसको, वार्म एयर मासेस को. ठीक है, तो वार्म एयर मासेस क्या करेगा, राइज करेगा. यहाँ पे हमने देखा कि वार्म एयर मोर एग्रेसिव था, लेकिन कोल्ड फ्रंट में क्या होगा, कोल्ड एयर ज़्यादा एग्रेसिव होगा और ये पुश करेगा वार्म एयर को, और वार्म एयर क्या होंगे, ऊपर की तरफ उठेंगे, तो कोल्ड एयर यहाँ पे क्या करेगा, अपना जगह बनाएगा. ठीक है, वार्म एयर की टेरिटरी में. Cumulonimbus clouds are formed and heavy rainfall with lightning and thundering take place. ठीक है, तो कोल्ड एयर की वजह से यहाँ पे देख सकते हो कोल्ड फ्रंट में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तो इसमें थंडरिंग भी होता है, हेवी रेनफॉल भी होता है लाइटनिंग के साथ साथ. समटाइम्स कोल्ड फ्रंटल प्रेसिपिटेशन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ स्नोफॉल एंड हेल स्टॉर्म्स. ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि स्नोफॉल भी होता है. जो ये हमारा कोल्ड फ्रंटल प्रेसिपिटेशन है ना, ये जुड़ा हुआ हो सकता है किससे, स्नोफॉल से, क्योंकि काफ़ी ठंडा है तो इसकी वजह से क्या होता है, बर्फबारी भी होती है, जो ओले पड़ते हैं ना, ओले गिरते हैं, वो भी होते हैं. ठीक है, तो ये हमारा कोल्ड फ्रंट हो गया, और कोल्ड फ्रंट से हमने ये सारी चीज़ें देख ली कि क्या क्या होता है. नेक्स्ट है हमारा ऑक्लूडेड फ्रंट. तो ये क्या होता है, व्हेन वार्म एयर masses is completely raised over the cold air mass, it is called एन ऑक्लूडेड फ्रंट. ऑक्लूडेड फ्रंट कब होगा, जब हमारा जो कोल्ड एयर मासेस है, ठीक है, वो कम्प्लीटली जो वार्म एयर मासेस है उसको ऊपर उठा देगा, तब उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्लूडेड front. ठीक है, weather along this sector is complex, a mixture of cold front type and warm front type weather. These are common in western Europe. अब इसकी वजह से क्या होता है ना कि यहाँ का जो वेदर होता है वो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब मिक्सचर ऑफ कोल्ड फ्रंट टाइप एंड वार्म फ्रंट टाइप हो जाता है. ठीक है, तो इस तरह का हो जाता है. एंड ये जो वेदर है वो बहुत कॉमन है कहाँ पे, वेस्टर्न यूरोप में. ठीक है, या फिर ऑक्लूडेड फ्रंट बोल सकते हो. ये क्या है, बहुत ही कॉमन है वेस्टर्न यूरोप में. द फॉर्मेशन ऑफ मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स, temperate cyclones or extratropical cyclones involves the formation of an occluded
फ्रंट, तो यहाँ पे क्या है कि जो मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स हमारे फॉर्म होंगे, जैसे कि टेम्परेट साइक्लोन या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया, तो उसमें हमारा जो ऑक्लूडेड फ्रंट होता है वो शामिल होता है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन उसमें शामिल होता है उस साइक्लोन में। आगे हमारे पास द फॉलोइंग मेजर फ्रंटल रीजन्स डेवलप इन द कोल्ड एंड टेम्परेट जोन्स ऑन द ग्राउंड सरफेस। अभी ग्राउंड सरफेस पे कोई ना कोई जोन होगा जहाँ पे ये ज़्यादातर होते हैं हमारे फ्रंटल जोन, ठीक है, फ्रंटल क्या बोल सकते हैं, एयर मासेस बोल सकते हैं। तो कौन कौन से वो हमारे जोन है, तो पहला है पोलर फ्रंटल जोन। पोलर फ्रंटल जोन कहने से मतलब समझ में आ रहा है कि वो पोलर रीजन में होगा बेसिकली। तो इन द मिडिल लैटिट्यूड 30 to 40 डिग्री जो लैटिट्यूड है हमारा वहाँ पे है ये, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में। तो आप ग्लोब में देख लेना, मैंने यहाँ पे ग्लोब नहीं लगाया, तो वहाँ पे आप 30 to 40 डिग्री के बीच में जो हमारा जगह है, ठीक है, ग्लोब में, उसमें हम क्या कह सकते हैं, उसको फ्रंटल जोन कह सकते हैं, पोलर फ्रंटल जोन। पोलर एंड सब ट्रॉपिकल एयर मासेस स्पेशली इन विंटर, ठीक है, स्पेशली यहाँ पे आपको विंटर में देखने के लिए मिलेंगे, ओके। और कौन कौन से हैं, पोलर एंड सब ट्रॉपिकल एयर मासेस की वजह से द कन्वर्जेंस रिमेन्स मोर इफेक्टिव एंड डायनामिक। यहाँ का जो कन्वर्जेंस होता है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है, डायनामिक होता है। ड्यू टू दिस द वेवी पोलर फ्रंट रीजन डेवलप्स हियर, जिसकी वजह से जो वेवी पोलर फ्रंट रीजन हमारे वो डेवलप होते हैं यहाँ पे। This development takes place in two regions. The development of Atlantic front take place in northern Atlantic Ocean and development of Pacific Ocean front take place in northern and ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो अटलांटिक फ्रंट और यहाँ पे पैसिफिक फ्रंट, ये दो होते हैं कहाँ पे हमारे पोलर फ्रंटल रीजन में। द पोलर फ्रंट रीजन्स आर मोर एक्टिव इन विंटर। विंटर में ये क्या होता है, यहाँ पे विंटर है ना, विंटर यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है, तो विंटर में ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बट बिकम रिलैक्सड इन समर। और समर में क्या होता है, रिलैक्सड हो जाते हैं, बिकॉज देन द डिफरेंस इन वेस्टर्ली एंड पोलर विंड्स डिक्रीजेज रिलेटिवली, क्योंकि इनके बीच जो कैरेक्टरिस्टिक है उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, वो डिक्रीज हो जाती है, वो कम होती है। जो डिफरेंसेस है ना इनकी प्रवृत्ति में वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। और ठंड के दिनों में क्या होती है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई होती है, ठीक ठाक होती है, जिसकी वजह से फ्रंटल क्रिएट हो सके हमारा, ठीक है। दूसरा हमारे पास है आर्कटिक फ्रंटल जोन, मतलब आर्कटिक रीजन में होगा ये। तो द ओरिजिन ऑफ दिस फ्रंटल रीजन इज इन नॉर्थ पोलर रीजन इन द रिलेटिवली नैरो एरिया, ठीक है। तो ये कहाँ होता है, नॉर्थ पोल रीजन में होता है बेसिकली इसका ओरिजिन। एंड हियर ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ आर्कटिक कॉन्टिनेंटल एंड आर्कटिक ओशन डायनेमिक एयर मासेस। और ये होता किस वजह से, मतलब कौन कौन से एयर मासेस आ रहे हैं, तो आर्कटिक कॉन्टिनेंटल, ठीक है, कॉन्टिनेंट से जो चलने वाली हवाएं होंगी वो, और जो ओशन से चलने वाली हवाएं होंगी वो, दोनों में क्या होती है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंसेस होते हैं, तो इसकी वजह से ये क्रिएट होता है। सच टाइप्स ऑफ एयर फ्रंट डेवलप्स एंड रिमेन्स एक्टिव नियर द लिमिटेड आर्कटिक कोस्टल एरियाज फॉर अ शॉर्ट टाइम के लिए एक्टिव होते हैं ये, इस टाइप के फ्रंटल जोन डेवलप होते हैं कहाँ पे, नियर आर्कटिक कोस्टल एरिया, ठीक है। जो आर्कटिक का कोस्टल एरिया है ना, कोस्टल एरिया तटीय बोल सकते हैं, तटीय एरिया, वहाँ पे ये डेवलप होगा। कोस्टल से मतलब कोस्टल, यहाँ पे कोस्ट हो गया हमारा, और ये ओशन से आने वाली हवा है, और ये कंटिनेंट से आने वाली हवा है, दोनों में डिफरेंसेस होंगे, तो ये बनेगा हमारा एक स्लोप, ठीक है, फ्रंट बनेगा। These fronts are not very active due to absence of significant differences in temperature। अब क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है टेम्परेचर में, ठीक है, ज़्यादा ये सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो इसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा ये एक्टिव भी नहीं होते इस टाइप के फ्रंट्स, आर्कटिक फ्रंट। उसके बाद है मेडिटेरेनियन फ्रंटल जोन। तो ये कहाँ पे होगा, आप एकदम बता सकते हो आंख बंद करके कि ये मेडिटेरेनियन सी के आसपास का रीजन ही होगा। तो स्पेशल फ्रंटल रीजन डेवलप इन, या फिर जोन बोल सकते हो इसको, मेडिटेरेनियन सी रीजन ड्यू टू शिफ्ट इन ऑफ वेस्टर्न एयर बेल्ट टूवर्ड्स द इक्वेटर इन विंटर, ठीक है, यहाँ पे इन नहीं होगा। तो जो वेस्टर्न एयर बेल्ट होता है ना हमारे, उसकी शिफ्टिंग होती है किधर, इक्वेटर की तरफ विंटर में, ओके। तो वेस्टर्न हमारे हो गए, मान लो ये हमारा मेडिटेरेनियन वाला एरिया अगर है, मान लो ऐसा, तो इक्वेटर की तरफ जो हमारे विंड होंगे वो शिफ्ट होंगे, ठीक है, एयर बेल्ट हमारा शिफ्ट होगा, तब ये क्या होता है, क्रिएट होता है ऐसा रीजन विंटर के सीजन में। In this, the harsh, cold and dry air masses of Europe and Central Asia and northern border of Mediterranean belt
एंड मोस्ट एंड वार्म एयर मासेस नियर द पर्सियन गल्फ ऑफन मीट फेस टू फेस। ठीक है, तो यहाँ पे दो एयर मासेस है, दो जगहों की। पहला कौन है? यूरोप एंड सेंट्रल एशिया, और दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा पर्सियन गल्फ। ठीक है, एंड हाँ, पर्सियन गल्फ ही हमारा। तो इधर आप देख सकते हो कि जो एयर यूरोप एंड सेंट्रल एशिया है, यहाँ का कोल्ड है। ठीक है, डायरेक्टली आप लेकर के चलो तो कोल्ड एयर है। यूरोप एंड सेंट्रल एशिया की जो ठंडी हवाएं हैं वो मिलेंगी, और दूसरा क्या है? मेडिटेरेनियन बेल्ट और पर्सियन गल्फ की तरफ से जो हमारी हवाएं चलेंगी, मोस्ट एंड वार्म एयर। ठीक है, मतलब कि गर्म हवाएं। तो दो याद रख सकते हो आप, यहाँ पे जो हवाएं चल रही है वो ठंडी, और इधर मेडिटेरेनियन बेल्ट और पर्सियन गल्फ की गर्म हवाएं दोनों मिलकर के मेडिटेरेनियन फ्रंटल जोन क्रिएट करती हैं। ड्यू टू द हाई डिग्री ऑफ डिफरेंस इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टू एयर masses, its effect is clearly visible on the weather in south eastern Europe and entire middle east of North India and पाकिस्तान इन विंटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में, इसलिए इनकी जो इफेक्ट होती है वो क्लियरली विजिबल है। कहाँ पे? तो साउथ ईस्टर्न यूरोप में, और जो मिडिल ईस्ट है और नॉर्थ इंडिया है हमारा उधर। ठीक है, पाकिस्तान में भी, यूरोप में। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है हमारा कि पूरा यूरोप से लेकर के इंटायर मिडिल ईस्ट एंड इंडिया, नॉर्थ इंडिया एंड जो पाकिस्तान वाला रीजन है उधर भी हर जगह इसका एक क्लियर विजिबिलिटी देखने को मिलेगा, इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, एंड बाकी के जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे, जो भी डिस्टर्बेंसेस वगैरह पढ़ना है हमें, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड आई होप कि कंटिन्यू वीडियो आता रहे। मतलब मैं ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम टेकिंग है, एंड मुझे भी पढ़ाई करनी होती है तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी इसे पढ़ाने की। सो थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।